नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे यूपी टेट के बारे में। यूपी टेट क्या होता है, यूपी टेट की परीक्षा कौन दे सकता है, कौन नहीं, कौन योग्य है, कौन नहीं, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, यूपी टेट और सी टेट में क्या अंतर है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं या जिनका सी टेट क्लियर होता है, तो उनके मन में एक सवाल जरूर रहता है कि मैडम हमें यूपी टेट की तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आइए एक एक चीज के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूपी टेट क्या होता है। देखिए, यूपी टेट की अगर हम बात करें, यह उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि यूपी की एक पात्रता परीक्षा है। यदि आप इसे पास करते हैं तो यूपी राज्य में यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, है ना। तो आप यहाँ पर जो है यूपी की जितनी भी भर्तियां होंगी, खास तौर से यूपी की भर्तियां, उसके लिए क्या होते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। समझ में आ रही है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यहाँ पर है कि यदि आपसे पूछा जाए कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। देखिए, यूपी टेट जो है इसमें 2 पेपर होते हैं ज्यादा से ज्यादा। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। यानी कि यदि आप पीआरटी के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 पास करना होगा। यदि आप माध्यमिक शिक्षा के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक, तो आप पेपर 2 करेंगे। इससे ऊपर अभी प्रावधान नहीं है। पेपर 1 पेपर 2 जो है वह कौन कर सकता है इसकी तैयारी? जितने भी बच्चे जिन्होंने डीएलएड कोर्स किया है, बीटीसी किया है, बीएलएड किया है, डीएड किया है या जेबीटी किया है, यदि यह कोर्सेज में अगर आप एनरोल थे तो आपको तैयारी करनी चाहिए। किसके लिए? कक्षा 1 से 5वीं, यानी कि पीआरटी या पेपर 1 के लिए तैयारी करनी चाहिए। पेपर 1 में क्या क्या विषय होते हैं वह भी मैं भी बताऊंगी। पेपर 2 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वह अध्यापक करेंगे जिन्होंने बीएलएड किया है या बीएड किया है। ठीक है। अच्छा, एक बात और आती है, मन में सवाल आता है कि मैडम यूपी में तो ऐसा भी केस है कि जिसके पास डीएलएड होगा और अगर ग्रेजुएशन है तो वह माध्यमिक लेवल पर भी जो है वह एलिजिबल माना जाता है, या उन्हें दोनों पेपर की तैयारी करनी होती है। देखिए, मुख्य तौर से तो अभी ये है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो क्या कहते हैं डीएलएड वाले हैं या डीएड वाले हैं, जेबीटी, या फिर यूं कह लीजिए कि जिन्होंने बीटीसी किया है, तो वह पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल रहते हैं बहुत सारी केसेस में। क्लियर है। लेकिन इसका विपरीत नहीं हो पाता है। बीएड वाला जो है वह डीएलएड के लिए वह प्राइमरी के लिए क्या रहेगा, एलिजिबल नहीं रहता है, यानी कि वो पीआरटी अध्यापक नहीं बन पाएगा। यह अभी का जो है रूल है। तो बीएड वाले पेपर 1 नहीं दे सकते, लेकिन हाँ डीएड और डीएलएड वाले जो है पेपर 1 के साथ 2 भी दे सकते हैं यदि आप चाहें तो। फिर दूसरी बात ये आती है कि मैडम इसके अंदर क्या क्या किस तरीके से जो है पेपर आता है, पेपर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने विषय होते हैं। तो देखिए, यह आपके 5 विषय हैं यदि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, है ना। हर एक सेक्शन से 30 नंबर जो है वे आते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है, चूंकि तो क्वेश्चन जो है वे कितने आ गए हैं, क्वेश्चन जो है हमारे अंक कितने बन गए हैं, हर एक सेक्शन से 30 अंक बनते हैं। चाहे सीडीपी हो, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो मुख्य रूप से अहम भाग रहता है। ये सीटेट जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बताऊंगी अभी क्यों। ठीक है। फिर हिंदी भाषा हो गया, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, यानी कि कोई भी भाषा होगी, 30 नंबर की आती है। गणित जो है वह 30 नंबर की आएगी और 30 प्रश्न आएंगे। ईवीएस जो है वह भी 30 नंबर की आएगी और 30 प्रश्न आते हैं। और इसी तरीके से पेपर 2 की यदि हम बात करते हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, यानी कि सीडीपी, है ना। सीडीपी अगेन 30 नंबर की है। देखो, इसमें चेंज क्या आता है, इसमें चेंज आता है किसका, यदि आपके पास गणित है ना, गणित के साथ हमेशा साइंस जाएगा। मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन रहता है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सोशल साइंस के साथ गणित उठा लेते हैं, वो सही नहीं है। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही बनता है, नहीं तो आगे जाके दिक्कत आएगी ही आएगी। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो सही बनता है, गणित के साथ ज्यादातर विज्ञान रहता है। सामाजिक अध्ययन जो है वह अकेला सब्जेक्ट रहता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है। तो या लिखा है, इसका मतलब या तो 60 नंबर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि यदि आपके पास गणित और विज्ञान है तो 60 नंबर ये, फिर आप इसे भूल जाइएगा। या यदि आपके पास यह विषय है, सामाजिक अध्ययन का विषय है, सोशल साइंस है, तो आप यहाँ पर इस विषय को भूल जाइए और यह क्या होगा, इसके लिए आप तैयारी करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। तो टोटल अंक कितने हो गए? टोटल अंक हो गए हमारे 150। कितना समय मिलेगा आपको? 2.5 घंटे की यह परीक्षा होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। यानी कि यूं समझ लीजिए कि एक प्रश्न के लिए 1 मिनट, हाँ, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर बात आती है किसके लिए,
कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, कितने नंबर पर हम जो है वह पास होंगे और कितने पे नहीं होंगे। तो देखो इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है, जनरल कैटेगरी के लिए जो है 60% चाहिए, हमें 90 अंक आने ही चाहिए। ओबीसी हो गया, SC ST हो गया 55%, वैसे तो ये बनते हैं लेकिन ये छोड़ दीजिए 83%, मतलब 83 अंक जो है वह आपके पास होने चाहिए। 83 नंबर पर यह आपको क्वालिफाई करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। राउंड ऑफ में ही नंबर आते हैं, है ना, और यहीं पर जो है आप एलिजिबल रहेंगे, इसी के आधार पर आप एलिजिबल रहते हैं, याद रखें, ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से जो है वह आपकी न्यूनतम अंक की जो है वह क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर दूसरी बात है कि यूपीटेट कब आएगा। यूपीटेट की जो परीक्षा है वह घोषित हो चुकी है, बहुत समय से ये टल रही थी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि प्रशांत कुमार DGP जो है ना, इनका अगर हम पिछला पूरा का पूरा ब्यौरा देखें, बड़ा ही साफ सुथरा है। मतलब इन्होंने बहुत सारी पुलिस की जो भर्तियां हैं, मैंने अभी बताया भी था आपको वीडियो में कि बहुत सारी जो भर्तियां हैं वह ऑलरेडी करवा रखी हैं, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये भर्तियां भी होंगी, यूपीटेट भी मतलब होगा। और देखिए बड़ी ही जल्दी जैसे ही वह आए हैं, है ना, उन्होंने इस परीक्षा को जो है वह ला दिया है। एक प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं, हालांकि बहुत समय से परीक्षा रुक रही थी, टल रही थी, लेकिन अब जो है वह टलने के आसार मुझे तो नहीं लगता है कि दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको अच्छे से जो है वह तैयारी करनी चाहिए। तो यूपीटेट की जो परीक्षा होगी वह आप देख सकते हैं, यूपीटेट की जो परीक्षा है वह कब होने वाली है ना। तो ये बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी, 2/7/2026, है ना, 2/7/2026 को, या 3 जुलाई 2026 और 4 जुलाई 2026 को, इन शॉर्ट। तो कहने का अर्थ यही है, अभी आपके पास कितना समय है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना। तो ये मत सोचना कि 4-5 महीने है तो आराम से हो जाएगा। हाँ, इतना मैं आपसे कह दूं कि यूपीटेट का जो सिलेबस है वह अलग होता है सीटेट के सिलेबस से, दोनों में अंतर होना बहुत जरूरी है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर यूपीटेट की जो परीक्षा है वह जल्दी आपको देखने को मिलेगी, और अभी से मैं कहती हूँ कि तैयारी शुरू कर दे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूपीटेट इस बार आ रहा है फिर अगले 5 साल बाद आपको दिखाई दे, है ना। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप समझिए, बहुत समय के बाद ही आ रहा है, तो एक सुनहरा अवसर है। नहीं तो ऐसा ना हो कि दोबारा से 4-5 साल जो है वेट करने पर हो जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे और कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी से ये कहूंगी कि जितना हो सके इसके लिए आप तैयारी करना शुरू करें, और टीजीटी पीजीटी की भी आप तैयारी कर सकते हैं, उसमें यूपीटेट की जो है वो जरूरत नहीं है, पीजीटी लेवल पर जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करिए यदि आप चाहते हैं तो। फिर एक सवाल जरूर आता है, क्योंकि अभी सिलेबस के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं, सिलेबस कोई कह रहा है चेंज है, कोई कह रहा है चेंज नहीं है। अब सिलेबस, यूपीटेट का सिलेबस जो है अभी ही आयोग की तरफ से जो है वह दोबारा से आया है। अब दोबारा से क्यों आया है, सुपरटेट का सिलेबस जो है वह भी आया है, और सुपरटेट के सिलेबस में क्या कोई बदलाव हुआ है, यूपीटेट के सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है, तो मैं कहूंगी नहीं। यहाँ पर यूपीटेट और सुपरटेट दोनों के सिलेबस में किसी प्रकार का कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। ये सुपरटेट का है ना। हाँ, ये क्या है, सॉरी माफी चाहूंगी, ये क्या है, ये हमारा यूपीटेट का जो है वह सिलेबस है पेपर 2 का। तो आप यहाँ पर देखेंगे वहां पर एग्जाम पैटर्न दे रखा है, और सिलेबस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिलेबस फिर दिया क्यों है, जब नहीं हुआ था तो दोबारा देना क्यों जरूरी है, वह अवगत करवाने के लिए कि हम यूपीटेट की परीक्षा लेके आ रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, यह सिलेबस है। तो आप चिंता मत करिए, ये पूरा का पूरा वैसे ही सिलेबस है ना, पुराना सिलेबस है, पुराने सिलेबस के अनुसार ही क्या करनी है, आपको तैयारी करनी है। ये पूरा का पूरा सिलेबस वही है, कोई टस से मस नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिए। तो सिलेबस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, ना तो यूपीटेट में ना तो सुपरटेट में, ठीक है, ना सुपरटेट में बदलाव हुआ है। सुपरटेट का भी सिलेबस क्या है, वही है। तो इसलिए दिया है ताकि आप अवगत हो जाए इन सारी बातों से। ये सुपरटेट का सिलेबस है, वही इन्होंने दोबारा से इसे शामिल किया है ना, अपनी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, हर एक चीज का सिलेबस वही है, राइट। अब बात किसकी आती है, बात ये आती है कि यूपीटेट की तैयारी हमें करनी चाहिए कि नहीं, हमारा सीटेट पास है, या मान लीजिए जिसका सीटेट पास नहीं है क्या उसको भी यूपीटेट की तैयारी करनी चाहिए। पहले तैयारी के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यूपीटेट की तैयारी की बात करूं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि देखिए यूपी है, यूपी है ना, यूपी की खास बात यही है कि मिनटों में बदलाव होता है, खास बात तो यही है ना, मिनटों में बदलाव होता है, चंद सेकंडों में जो है डिसीजन हेरफेर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी जो है
कभी क्या कहते हैं ट्विटर पर जो है ये अपडेट कर देते हैं, कभी हटा देते हैं, बड़ी जल्दी बदलाव होते हैं। तो सबसे पहले अगर सुपरनेट की जो न्यूज़ आई है वह एक पॉजिटिव न्यूज़ है, उसको इस तरीके से लेके चलेगा। और ऐसा भी हो सकता है, ये कह सकते हैं कि यूपीटेट के जो नंबर हैं वह शामिल होंगे। एक बात ये, या ऐसा कह सकते हैं कि यूपीटेट के जो नंबर है वह क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, एक प्लस पॉइंट ये हो सकता है, हुआ नहीं है अभी लेकिन हो सकता है कहने को। दूसरी बात ये है, ये भी हो सकता है कि यूपीटेट का जो हो क्या सकता है, यूपीटेट का जो सिलेबस है सुपरटेट के सिलेबस से बहुत ज्यादा मेल खाता है। सुपरटेट का सिलेबस यूपीटेट के सिलेबस के ऊपर आधारित है, सीटेट बहुत अलग है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर सिलेबस में भी क्या होगा, सिलेबस यदि आप यूपीटेट कर लेते हैं या इसके सिलेबस से गुजरते हैं तो आपको सुपरटेट में क्या होगी, सुपरटेट में जो है वह आसानी होगी। ये ध्यान रखिएगा, सुपरटेट आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं इसलिए आपसे कहूंगी कि इसे जरूर करें। कुछ भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि यूपीटेट मतलब यूपी राज्य है, तो जिसने यूपीटेट पास किया हो, जिसने यूपीटेट क्या किया हो, पास किया हो, उसी को वह एलिजिबल समझे, इसी को बाद में कहते हैं यही योग्यता होगी, है ना, सीटेट को आधार ना माने। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो होने को पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है, ये मैं पहले से ही अवगत करवा रही हूँ आपको। तो इसलिए यदि आप कहें कि मैडम हमारे पास सीटेट है, क्लियर है, तो फिर भी मैं कहूंगी यदि आपका सीटेट जो है वह क्लियर है, फिर भी आपको क्या देना चाहिए, यूपीटेट जरूर देना चाहिए, यूपीटेट देना चाहिए। फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी। क्लियर है बात? फिर दूसरी बात है, सीटेट यदि आपने किया है तो ये समझ लो कि यूपीटेट भी आसानी से हो जाएगा। नहीं, सीटेट का जो कंटेंट होता है ना, सीटेट का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा पेडागोजिकल होता है। पेडागोजिकल समझते हो, मतलब शिक्षण शास्त्र के आधार पर आधारित होता है। यूपीटेट में मुश्किल से मुश्किल आपको पेडागोजी देखने को मिलती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके फैक्ट्स जो है वह पूछे जाते हैं। ठीक है जी, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें जो है वह ऐड ऑन होती है। इसका सिलेबस जो है वह बिल्कुल अलग है और इसमें कुछ चीजें मिलती जुलती हैं लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स एडिशनल है, एडिड है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मेमोरी हो गया, व्यक्तित्व हो गया, है ना, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो थोड़े से अलग होते हैं, मतलब ये समझ लीजिएगा एडिशनल है। तो इसके आधार पर ये किया है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप यहाँ पर एडिशनल टॉपिक को भी जरूर करेंगे। ठीक है जी, यदि आप देखें। फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद एक और जो है वह अंतर आता है। देखिए सीटेट जो है वह सेंट्रल लेवल पर जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि केंद्र स्तर पर यदि आप सीटेट को पास करते हैं तो आप केवीएस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप एनवीएस के लिए जो है वह एलिजिबल हो जाएंगे, केंद्र की जितने भी वैकेंसीज है आप ईएमआरएस के लिए जो है वह एलिजिबल हो जाएंगे कि नहीं, है ना। आर्मी स्कूल्स ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो सीटेट को वैध मानते हैं और इसके आधार पर अपना सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर यूपीटेट की एक खास बात यह है कि यूपी के अंदर देखो, यूपी में बहुत सारे बच्चे होते हैं और यूपी में जितने भी कैंडिडेट जो यूपी के ही हैं खास तौर से, और यदि उनका सीटेट पास है या यूपी में चाहत है कि हाँ यूपी में नौकरी लग जाए, तो मैं आप सभी से ये कहूंगी कि यूपीटेट जरूर देना चाहिए उन बच्चों को, क्योंकि स्टेट लेवल की जो है वह पात्रता परीक्षा आती है। तो जहां पर भी अगर आप इस राज्य में यदि रहते हैं फिर तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि खास बात हो सकती है, डोमिसाइल वगैरह कुछ भी कर सकते हैं ये आगे को। ठीक है, और जो जिनकी चाहत है कि हम यूपी में नौकरी करना चाहते हैं तो उसको भी यूपीटेट जो है करना चाहिए। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? तो एक एक चीज के ऊपर हमने यहाँ पर बात करी है और फायदे यही है, इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ है ही नहीं है। सच बता रही हूँ, कोई परीक्षा देने के नुकसान होते हैं क्या? परीक्षा देने के कोई नुकसान ही नहीं होते हैं, क्योंकि इससे आपका एक तो ज्ञान बढ़ता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी डिग्री बढ़ती है, सर्टिफिकेट्स बढ़ते हैं, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके आधार पर मैं इतना तो कह सकती हूँ कि इस बार यदि यूपीटेट हो रहा है, चाहे वह इलेक्शन के मुद्दे से हो रहा है या किसी भी मुद्दे से हो रहा है, लेकिन अगली बार यूपीटेट आए ना आए बहुत कम गारंटी है। ये नहीं कि ऐसी बात हमें देखने को नहीं मिल रही है, सालों से यूपीटेट नहीं हुआ है, सालों से परीक्षा टलती रही है, फिर ना जाने कौन जो है वह डीजीपी या फिर कौन जो है प्रशांत कुमार जैसा कोई और जो है वह आए या किस तरीके से आए, क्या उनकी अप्रोच हो, हमें नहीं मालूम है। इस वजह से मैं आप सभी से यही कहूंगी, मेरी यही दरख्वास्त है कि आज से ही अभी से यूपीटेट की परीक्षा की तैयारी करने लग जाइए। सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना जरूरी है, बिना सिलेबस के आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल मार खाएंगे, मतलब मार खाएंगे इन द सेंस पेपर से मार खाएंगे, पेपर से हाथ धो पाएंगे,
तो इसलिए मैं आप सभी से कहूंगी, यही मेरी गुजारिश है, विनती भी है कि आपको यूपी टेट की तैयारी जो है वह जरूर करनी चाहिए और सिलेबस के अनुसार करनी चाहिए और थोड़ी सी गहराई से करनी चाहिए। हो सकता है कि पिछली बार फैक्ट्स के आधार पर क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा इसमें और कॉम्प्लेक्स या और डिटेल में दे दें, क्योंकि बच्चा बहुत है तो पेपर, हालांकि इसमें कोई कट ऑफ नहीं होती है, लेकिन फिर भी उस अनुसार जो है वे पेपर जरूर बनाएंगे। तो भले ही दूर की परीक्षा है, लेकिन फिर भी यदि आपको पास करना है तो अभी से एक बेहतर रणनीति प्लान करनी होगी, नहीं तो इस परीक्षा से आप इस परीक्षा को खो देंगे, ये ध्यान रखिएगा। बस इतना ही मैं कहना चाहती थी। यदि और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं कनिका और आशा करती हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई। नमस्कार।